राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऑल ऑफ स्टूडेंट, मैं विश्वेंद्र सिंह आपका लोहार क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारतीय संविधान विकास के अंतर्गत 1861 का चार्टर एक्ट अधिनियम इससे पहले पढ़ा था, अब लेकर के आए 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बारे में जो क्या प्रावधान थे उसके बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बना रहे। हम आपके लिए इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते रहे। हमारा उद्देश्य गरीब और जो कोचिंग क्लासेस का खर्च नहीं उठा पाते कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक निःशुल्क क्लास लेकर के आए। देखिए हम वीडियो शुरू करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके क्या प्रावधान थे इसके बारे में बताएंगे। देखिए इसका पहला प्रावधान था केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद दो का विस्तार किया गया। यानी इसका जो पहला प्रावधान था वो क्या था, केंद्र और प्रांत इनमें जो विधान परिषदों की स्थापना की गई थी उनका विस्तार कर दिया गया। क्या किया गया? उनका विस्तार किया गया। यानी उसके सदस्य वगैरह थे, उनकी सदस्यों की संख्या वगैरह को बढ़ा दिया गया था। उनके सदस्यों की संख्या को इसमें बढ़ा दिया। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यों की जो संख्या थी उसको बढ़ाया गया, उनका विस्तार कर दिया गया था। इसका पहला प्रावधान था। दूसरा प्रावधान देखिए, केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद विधान परिषद में केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 व अधिकतम 16 गैर सरकारी सदस्य, यानी कुल टोटल सदस्य कितने थे? 16 सदस्य निर्धारित किए गए। यानी इसमें देखिए, इसमें क्या था, दूसरा जो प्रावधान है, केंद्रीय जो विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद में या परिषद रहेगा बीच में, देखिए परिषद, केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या न्यूनतम, यानी जो केंद्रीय जो विधान परिषद थी उसमें न्यूनतम सदस्य संख्या कितने हो सकते थे? 10 सदस्य। कितने सदस्य हो सकते थे? 10। और उसकी अधिकतम संख्या विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती थी? 16 निर्धारित की गई थी। किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। यानी विधान केंद्रीय जो विधान परिषद थी उसकी सदस्य संख्या न्यूनतम 10 होनी चाहिए और अधिकतम 16 होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं हो सकती है। यह प्रावधान इसमें किया गया था। यहाँ पर सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। इससे पहले इसके सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। अगला प्रावधान देखिए, निर्वाचन पद्धति। इसका जो मुख्य जो 1892 का जो अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम, इसका जो मुख्य प्रावधान था निर्वाचन पद्धति। पद्धति की शुरुआत हुई। यानी इसका जो मुख्य प्रावधान है वो क्या था? निर्वाचन पद्धति। भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम के तहत क्या होता है? निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव करना, जो सदस्य थे उनका निर्वाचन करना। यानी कुछ ना कुछ आंशिक रूप से जो विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद थी, प्रांतीय विधान परिषद थी, उनमें सदस्यों का निर्वाचन करना प्रारंभ कर दिया गया था। यह प्रावधान 1892 के तहत किया गया। यानी भारत में निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, लगभग निर्वाचन की जो पद्धति है, उसकी शुरुआत की गई थी। किस एक्ट के तहत? 1892 के
एक्ट के तहत की गई थी। देखिए आगे का जो प्रावधान है वो क्या था, यानी निर्वाचन पद्धति की भारत में शुरुआत हुई थी इसी के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद के 5 गैर सरकारी सदस्यों को चारों प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा, तो चारों प्रांतों के विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य आएगी, गैर सरकारी सदस्यों द्वारा तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडलों के सदस्य, कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे। देखिए इसका जो मुख्य प्रावधान क्या था, जो निर्वाचन पद्धति की भारत में शुरुआत की गई थी, भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी, उसी के अंतर्गत जो निर्वाचन पद्धति जैसे भारत में प्रारंभ हुई 1892 के परिषद के अधिनियम के तहत, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति की जैसे शुरुआत हुई, उसके द्वारा ही केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी 10 से लेकर के 16 तक हो सकती थी। तो उसमें 5 गैर सरकारी सदस्य, कितने सदस्य, 5 गैर सरकारी जो सदस्य होते थे, उन सदस्यों को चारों प्रांत, यानी उस समय के जो 4 प्रांत थे, बंगाल, पंजाब, मद्रास, बंबई और मध्य प्रांत यानी उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये जो प्रांत थे उनके विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य, यानी उसके सरकारी सदस्य नहीं प्रांत और विधानमंडल के गैर सरकारी सदस्य, जो प्रांत मंडल के गैर सरकारी सदस्य होते थे, उनके द्वारा तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल, कलकत्ता का कौन सा मंडल था, वाणिज्य मंडल, यानी कि व्यापार वगैरह से संबंधित जो मंडल था, एमएटी थी, उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता था। क्या किया जाता था, निर्वाचित किया जाता था। यानी जो 5 गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता था, चारों प्रांतों के विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य और कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के जो सदस्य होते थे वो उनका निर्वाचन करते थे। कहां, केंद्रीय विधान परिषद के 5 जो सदस्य थे उनको। देखिए आगे जो केंद्रीय विधान परिषद थी, विधान परिषद जो केंद्रीय विधान परिषद थी, उसमें केंद्रीय विधान परिषद की काउंसिल में 3 प्रकार, कितने प्रकार, 3 प्रकार के सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे, 3 प्रकार के सदस्य होते थे। यह 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था थी। केंद्रीय विधान परिषद की जो काउंसिल थी, केंद्रीय विधान परिषद की जो काउंसिल थी, उसमें 3 प्रकार के सदस्य होते थे। 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी कि उसमें 3 प्रकार के सदस्य शामिल होंगे। काउंसिल के 3 सदस्य, काउंसिल के 3 सदस्य
यानी 3 सदस्यों की जो व्यवस्था थी। कितने प्रकार के सदस्य होते थे काउंसिल में? 3 प्रकार के सदस्य। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सदस्य। ये 3 प्रकार के सदस्यों में कौन कौन से सदस्य शामिल होते थे? देखिए, सबसे पहले इनमें पहला आता था सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य कौन होते थे? सरकारी सदस्य, जो सरकार के द्वारा जिनका नाम मनोनीत किया जाता था। सरकार जिनका निर्वाचन करती थी, जिनको मनोनीत करती थी या नामजद करती थी, वो इसमें सरकारी सदस्य कहलाते हैं। जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, जो भारत पर शासन कर रही थी, तो उसके द्वारा जो सरकारी सदस्य थे उसको इसमें शामिल किया गया था परिषद में। जो भारत परिषद थी, काउंसिल, जिसको काउंसिल कहा जाता है, केंद्रीय विधान परिषद, भारत परिषद जिसको काउंसिल कहते हैं, उसमें सरकारी सदस्य शामिल होते थे। दूसरा प्रकार था गैर सरकारी सदस्य। देखिए, गैर सरकारी जो सदस्य हैं वो 2 प्रकार के थे। तीसरा और है, ये भी गैर सरकारी सदस्य हैं। ये भी क्या है? गैर सरकारी सदस्य हैं। देखिए, इनमें जो गैर सरकारी सदस्य हैं, ये इनकी जो नियुक्ति है, जो दूसरे नंबर पर जो गैर सरकारी सदस्य आते हैं, इनकी नियुक्ति शासनाध्यक्ष द्वारा नामजद यानी जो गैर सरकारी जो सदस्य थे, इनका जो नामजद किसके द्वारा किया जाता? शासनाध्यक्ष है। जो शासनाध्यक्ष होता था, शासन का मुखिया होता था, जो अध्यक्ष होता था, जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, साम्राज्ञी थी, यानी शासनाध्यक्ष वही होती थी उस समय ब्रिटेन में। तो वो जो भारत पर शासन करती थी, यानी उस समय का जो शासनाध्यक्ष होता था, कोई भी हो, उसके द्वारा नामजद सदस्य होते थे। और गैर सरकारी सदस्य जो सरकार में शामिल नहीं थे, सरकारी नहीं थे, गैर सरकारी थे, जिनका नामजद किसके द्वारा किया जाता? शासनाध्यक्ष द्वारा किया जाता था। और तीसरे प्रकार के जो सदस्य थे, ये सदस्य गैर सरकारी जो सदस्य तीसरे परोक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। यानी परोक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते थे, इनको परोक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। किस प्रकार निर्वाचित किया जाता था? परोक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता था। यानी ये तो नामजद होते थे, ये सरकारी सदस्य होते थे, दूसरे नामजद गैर सरकारी सदस्य, तीसरे परोक्ष रूप से निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य। ये कौन से जो परिषद होती थी उसमें शामिल किया जाता था। 3 प्रकार होते थे इस प्रकार के जो सदस्य। जो परिषद थी भारत में, उसमें 3 प्रकार के सदस्य शामिल किया जाता था। जो प्रांतीय परिषदें होती थी और केंद्रीय परिषदें होती थी, उनमें 3 प्रकार के सदस्यों को शामिल किया जाता था। देखिए, आगे देखते हैं। भारतीय विधान परिषद, अगला जो प्रावधान है उसके बारे में क्या था? भारतीय विधान परिषद। भारतीय विधान जो परिषदें होती थी, उसके जो शासक होते थे भारत में, पहले क्या था, प्रांतों में जो शासक राजा महाराजा होते थे, शासक होते थे, तो उनका जो अस्तित्व है उसको इसमें बनाए रखा गया। तो भारतीय विधान परिषद में शासकीय सदस्यों का बहुमत रखा गया। ये जो राजा महाराजा होते थे, शासकीय सदस्य होते थे, उनका भारतीय जो विधान परिषद थी उसमें शासकीय सदस्यों का बहुमत रखा गया। यानी बहुमत तो उनका रखा गया कि शासकीय सदस्यों को अधिक से अधिक शामिल किया जाएगा, लेकिन
गैर सरकारी सदस्य, लेकिन गैर सरकारी सदस्य बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधानमंडलों, प्रांतीय विधानमंडल या परिषद, कुछ भी कह सकते हैं, प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा मनोनीत होने लगे। देखिए इसमें क्या है, जो गैर सरकारी सदस्य है यानी विधान पार्टी विधान परिषद थी, उसमें शासकीय सदस्यों का तो बहुमत रखा गया था, लेकिन उसके जो गैर सरकारी सदस्य बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधानमंडल यानी प्रांतीय विधान परिषद होती थी, उसके द्वारा मनोनीत किए जाने लगे। क्या किए जाने लगे? उनको मनोनीत करने लगी। कौन? प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गैर सरकारी सदस्यों को क्या करने लगी? मनोनीत करने लगी। शासकीय सदस्यों का बहुमत तो रखा गया, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों को प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा मनोनीत किया जाने लगा था। आगे देखिए इसका जो प्रावधान है, प्रांतीय जो विधान परिषदें थी, प्रांतों में जो विधान परिषद थी, उसके जो सदस्य होते थे, प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को, कुछ स्थानीय गैर सरकारी सदस्यों को स्थानीय कुछ निकाय होते थे, उनके द्वारा उनका निर्वाचन या नामजद किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। इसका प्रावधान उसको देखेंगे आगे। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य, प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य कुछ स्थानीय निकायों, स्थानीय निकायों जैसे देखिए विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगर पालिका, प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य कुछ स्थानीय निकायों जैसे जिनमें विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगर पालिका आदि द्वारा मनोनीत किए जाने लगे। यानी प्रांतीय विधान परिषदें होती थी, उनके जो गैर सरकारी सदस्य थे, उनको कुछ स्थानीय निकाय जो प्रत्येक स्थान विशेष के व्यक्ति होते थे, जिनमें विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगर पालिका आदि जो भी स्थानीय निकाय होते थे, उनके सदस्यों द्वारा मनोनीत किया जाने लगा था। किसके सदस्यों को? प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को।
परिषदों को राजस्व और व्यय परिषदों को राजस्व और व्यय पर वार्षिक बजट परिषदों को राजस्व और व्यय के वार्षिक बजट के पर नहीं आएगी, यहां पर क्या आएगी, परिषदों को राजस्व और व्यय के वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। देखिए, परिषदों को राजस्व और व्यय, यानी जो राजस्व जो खर्चा होता था, व्यय होता था, किस प्रकार से जो बजट होगा उसके वार्षिक बजट पर, यानी जो सरकारें होती थी, प्रांतीय विधान परिषद होती थी, यह सरकार के द्वारा और केंद्रीय विधान परिषदों के द्वारा जो व्यय बजट तैयार किया जाता था, उस पर जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनको विचार विमर्श करने की शक्ति दी गई और साथ ही साथ कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था, यानी शक्ति प्रदान की गई थी। तो जो प्रांतीय विधान परिषद थी वो केंद्रीय विधानमंडल से वार्षिक बजट है, सरकार से वार्षिक बजट पर व्यय और राजस्व पर प्रश्न कर सकती थी, प्रश्न पूछ सकती थी, ये उसको शक्ति दी गई थी। लेकिन पूरा प्रश्न पूछने का उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया। इसी प्रकार जैसे वर्तमान में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, परंतु पूरा प्रश्न करने का उनको कोई अधिकार नहीं था। अगला प्रावधान, विधान पार्षदों के कार्यों और अधिकारों में वृद्धि की गई। यानी जो विधान परिषदें होती थी उनके कार्य और अधिकार जो उनको प्रदान किए गए थे उनमें वृद्धि तो की गई, लेकिन उनके कार्यों व अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध भी रखे गए। यानी जो विधान परिषद होती थी उनके कार्य और अधिकारों में तो वृद्धि की गई, लेकिन उनके कार्य और अधिकार पर कुछ प्रतिबंध अवश्य रखे गए ताकि वो अपनी स्वेच्छा से कोई कार्य अधिक रूप से नहीं कर सके, अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सके, इसीलिए उन पर कुछ प्रतिबंध रखे गए थे। इसका जो मुख्य जो रूप से अंतिम जो निर्णय आता है, इस पर एक तो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी, ये भी प्रमुख है, और अब जो आ रहा है इसके द्वारा देखिए संसदीय शासन। संसदीय शासन परोक्ष रूप से
प्रारंभ, परोक्ष रूप से प्रारंभ हुआ। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इससे क्या था, जो संसदीय शासन की जो नींव है, संसदीय शासन परोक्ष रूप से प्रारंभ हुआ था। संसदीय शासन किस प्रकार प्रारंभ हुआ, परोक्ष रूप से प्रारंभ हो गया। लगभग प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं हुआ, परंतु आंतरिक परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली संसदीय शासन की भारत में शुरुआत हो गई। और अंतिम इसका जो प्रावधान है, प्रतिनिधि शासन, शासन की नींव रखी गई या नींव पड़ी। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1892 का जो अंतिम और है, वह प्रतिनिधि शासन की नींव रखी गई। प्रतिनिधि जो शासन है उसका प्रारंभ हुआ। प्रतिनिधि का मतलब होता है एक निश्चित व्यक्ति या उम्मीदवार जो नियुक्त किया जाता है। यही प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा नियुक्त होते थे, जैसे वर्तमान में होते हैं प्रतिनिधि या उम्मीदवारों को जनता नियुक्त करती है। तो इसी प्रकार इसमें प्रतिनिधि शासन की नींव रखी गई। तो प्रतिनिधियों का निर्वाचन या मनोनीत करने किया जाने लगा था। संसदीय जो प्रणाली है वो आंतरिक रूप से परोक्ष रूप से प्रारंभ की गई थी। हमारे 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, यही समाप्त होता है। मिलते हैं, लेकर आएंगे अगले वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1909 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बनाए रखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।